नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में है। चलिए समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ कर रख दिया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए क्यों ना हम आज के जलियांवाला बाग से ही शुरुआत करें। स्रोत लेखक जब उस स्मारक पर पहुंचे तो वो उसी रास्ते से अंदर गए। हाँ, वही रास्ता जिससे घेर कर मौत का खेल खेला गया था। ये बस एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक जिंदा एहसास है जो आज भी महसूस होता है। तो चलिए अब समय में पीछे चलते हैं। साल है 1919 और तारीख 13 अप्रैल। जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था और बाग में हजारों लोगों की चहल पहल थी। माहौल में त्योहार का उल्लास तो था, लेकिन साथ ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। तो सवाल ये है कि ये भीड़ वहां जमा क्यों हुई थी। देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें थीं। पहली तो ये कि बैसाखी का त्योहार था, लोग परिवार के साथ उसे मनाने आए थे। और दूसरी वजह थी एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अपने दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि भीड़ के पास कोई हथियार नहीं थे, वो तो बस परिवार थे। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब साथ में थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। एक शांतिपूर्ण सभा, एक त्योहार का दिन, इतिहास के सबसे बेरहम नरसंहारों में से एक में कैसे तब्दील हो गया। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाकर उस वक्त के माहौल को देखना होगा। देखिए, इसकी जड़ें ना काफी गहरी थीं। 1857 के गदर की यादें अंग्रेजी हुकूमत के जहन में ताज़ा थीं। उन्हें हर वक्त एक और बड़े विद्रोह का डर लगा रहता था। फिर आया पहला विश्व युद्ध। लाखों भारतीय सैनिक उनके लिए लड़े, अपनी जानें दी, तो उम्मीद थी कि बदले में कुछ आज़ादी, कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन मिला क्या? मिला इसका ठीक उल्टा। रॉलेट एक्ट जैसा एक बेहद दमनकारी कानून। तो ये रॉलेट एक्ट था क्या? असल में ये एक ऐसा काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। मतलब वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर उठा सकते थे और बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। ये तो सीधे सीधे लोगों की आज़ादी पर हमला था। मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को बस 3 शब्दों में समझा दिया था। न वकील, न अपील, न दलील। मतलब साफ था, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी नाइंसाफी के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और यही लहर लोगों को जलियांवाला बाग तक खींच लाई थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को लगने लगा था कि 1857 जैसा कोई विद्रोह फिर से भड़कने वाला है। तो हालात को काबू में करने की जिम्मेदारी दी गई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। शाम के 5:37 हो रहे थे। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ बाग के इकलौते तंग से रास्ते पर आ पहुंचा और आते ही उसने वो रास्ता बंद करवा दिया ताकि कोई भी बाहर ना भाग सके। उसके साथ 50 सैनिक थे और सबके हाथों में आधुनिक राइफलें थीं। और सामने थी हजारों निहत्थे लोगों की भीड़, जिन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। डायर ने बिना एक शब्द की चेतावनी दी गोली चलाने का हुक्म दे दिया और सैनिकों से कहा गया कि निशाना वहां लगाओ जहां भीड़ सबसे ज्यादा हो। जानते कितनी गोलियां चलीं? कुल 1650 राउंड। और ये गोलीबारी 1 मिनट 2 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट तक लगातार चलती रही। तब तक जब तक कि सैनिकों की गोलियां खत्म होने की कगार पर नहीं आ गईं। सोचिए, 10 मिनट का वो नर्क जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका नतीजा, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग मारे गए। लेकिन जब कांग्रेस समिति ने अपनी जांच की तो उनका अनुमान था कि यह संख्या करीब करीब 1000 थी। कई लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी थी। बाद में उसी एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। ये जो आंकड़ों का इतना बड़ा अंतर है ना, ये खुद बताता है कि इस पूरी त्रासदी की भयावहता को कितना दबाने की, कितना कम दिखाने की कोशिश की गई थी। इस नरसंहार ने पूरे हिंदुस्तान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत का जो क्रूर चेहरा सामने आया था, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया और भी मजबूत रूप ले लिया। देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में आकर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद मेडल वापस कर दिया।
इस घटना ने गांधी जी के इस यकीन को और भी पक्का कर दिया कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अहिंसा की ताकत से ही जीती जा सकती है। लेकिन इस पूरे राष्ट्रीय आक्रोश के बीच एक कहानी और भी थी, एक कहानी बदले की। सवाल यह है कि उस दिन जो अपमान हुआ, क्या उसका बदला कभी लिया गया? हाँ, लिया गया। और ये बदला लिया एक नौजवान ने, उधम सिंह। वो उस नरसंहार के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने उसी दिन कसम खाई थी कि वो उन बेगुनाहों का बदला लेकर रहेंगे। लेकिन उनका निशाना गोली चलाने वाला जनरल डायर नहीं था। उनका निशाना था वो आदमी जिसने इस पूरे कार्यवाही को हरी झंडी दिखाई थी, पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर। पूरे 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर ओ डायर को मार गिराया और अपना प्रण पूरा किया। तो देखिए, ये घटना सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। इसकी विरासत आज भी जिंदा है, भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को आज भी प्रभावित करती है और हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी किस कीमत पर मिली है। इस एक घटना ने अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर से भारतीयों का रहा सहा भरोसा भी उठा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। और शायद यही वजह है कि आज तक ब्रिटेन से एक औपचारिक माफी की मांग उठती रहती है। हाँ, कई ब्रिटिश नेताओं ने अफसोस जरूर जताया है। जैसे 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इसे दुखद कहा। फिर 2013 में डेविड कैमरन ने इसे शर्मनाक बताया। लेकिन अफसोस जताना और माफी मांगना, इन दोनों में फर्क होता है, और वो आधिकारिक माफी आज तक नहीं आई है। और आखिर में स्रोत का ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जलियांवाला बाग के शहीदों को असली श्रद्धांजलि शायद यही होगी कि हम ये कभी ना भूलें और ये सुनिश्चित करें कि जो लोग खुद को सभ्य कहते हैं वो अपने इतिहास के ऐसे काले अध्यायों से मुंह ना मोड़ें, बल्कि उनकी जवाबदेही तय हो। न्याय और यादों का ये संघर्ष आज भी जारी है।